बैक्टीरियल सेल पढ़ेंगे आज और सिर्फ एक डायग्राम देखेंगे, सिर्फ एक डायग्राम, और उसी एक डायग्राम से बैक्टीरियल सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखते जाओ भाई, बना रहा हूँ मैं सिर्फ एक डायग्राम और उसी एक डायग्राम में अपन कोशिश करेंगे कि पूरा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर इतना भी टाइम नहीं लगेगा। चाहो तो आप लोग भी इसे अपनी कॉपी पर बनाते जाओ मेरे साथ। चलो देखो, पहले इतना देखो, नहीं तो पहले बनाएंगे पूरा, फिर आप लोग देखते रहोगे, 5-10 मिनट इसी में चल जाएंगे। बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे। देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो सबसे बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे। ये जो आप सबसे आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हो ना, इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। इसे क्या नाम दिया गया है? ग्लाइकोकैलेक्स। ये दो प्रकार की होती है। बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया और एक होते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो डिजीज कॉज करते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। एक होते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो डिजीज कॉज नहीं करते, जो किसी भी प्लांट और एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें कहते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो आप लोग बताओ कि अगर एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि कोई डिसीज कर सकता है, वो अगर किसी एनिमल बॉडी या किसी प्लांट बॉडी पर अटैक करेगा, तो क्या प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी उसके अटैक में कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि प्लांट और एनिमल बॉडी के पास भी अपना खुद का इम्यून सिस्टम होता है। एनिमल का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया एनिमल बॉडी में एंटर करता है और मान लो कि वो बैक्टीरिया है पैथोजेनिक, वो डिसीज कॉज करने आया है, तो एनिमल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होगा और उसका इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो ये जो बैक्टीरिया है, कौन सा? पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वो इस ग्लाइकोकैलेक्स लेयर की मदद से खुद को बचाएगा। कैसे बचाएगा? वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? पैथोजेनिक बैक्टीरिया इस ग्लाइकोकैलेक्स लेयर को बना देगा कैसी? टफ, मजबूत बना देगा, जिसकी वजह से एनिमल का इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को अटैक नहीं कर पाएगा, इस बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो जब ग्लाइकोकैलेक्स लेयर टफ होती है ना, तो इसे कहा जाता है कैप्सूल। क्या कहा जाता है इसे? कैप्सूल। और ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखना, ठीक है। दूसरा होता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो डिसीज कॉज नहीं करते, जो कोई बीमारी नहीं करते। तो जो बीमारी नहीं करेंगे, जो बैक्टीरिया कोई डिसीज कॉज नहीं करेंगे, उनको अपने प्रोटेक्शन से भी कोई मतलब नहीं होता। मतलब जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर ये ग्लाइकोकैलेक्स लेयर कैसी होती है? लूज, कोई टफ मजबूत नहीं होती। यहाँ पर कैसी होती है? सिंपल लूज लेयर होती है, और इस लूज लेयर को कहते हैं स्लाइम लेयर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को याद रखना कि कैप्सूल लेयर किस में पाई जाती है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, और स्लाइम लेयर किस में पाई जाती है? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स देख रहे हो, इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये इसकी पूरी बॉडी पर होते हैं। इट कवर्स ऑल द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। देख लो भाई, थोड़ा सा समय लगेगा बस। ये कंप्लीट हो गया। तो भाई इस बैक्टीरिया की सरफेस पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फिम्ब्री। ये बालों जैसे स्ट्रक्चर जो पूरी बैक्टीरिया की सरफेस पर है, इसे क्या कहते हैं? फिम्ब्री। और इसका काम क्या है? इसका काम होता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट कहाँ पर? अटैचमेंट ऑन दी होस्ट सरफेस, ऑन दी होस्ट सरफेस। भाई बैक्टीरिया किसी ना किसी को तो नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया मुझ पर आकर अटैच हुआ है,
तो मैं क्या हो गया, उसका होस्ट हो गया। कोई बैक्टीरिया किसी प्लांट के ऊपर जाकर अटैच हुआ है तो वो प्लांट क्या हो गया, उसके लिए होस्ट हो गया। तो कोई भी बैक्टीरिया किसी भी प्लांट और एनिमल पर कैसे अटैच होता है, कैसे खुद को उसके साथ जोड़ता है, विद द हेल्प ऑफ दिस फिम्ब्री। इस फिम्ब्री से ही वो अपना अटैचमेंट करता है होस्ट सरफेस के साथ। ठीक भाई, यहीं पर एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। हालांकि ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत कम होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं पिली। अब भाई ये पिली क्या होता है, देखो इसमें से थोड़ी स्मेल आती है जिसकी वजह से बार बार खांसी निकलती है। तो ये जो पिली होते हैं ना, ये रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। अब आप लोग सोचोगे सर बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन करता है? बिल्कुल करते हैं भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे सभी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन का मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो भाई एक बैक्टीरिया तो ये हो गया, कोई दूसरा बैक्टीरिया, मान लो यहाँ पर कोई दूसरा बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ ट्रांसफ़र होना है, इस दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होना है। तो कैसे होगा, वहाँ पर क्या करते हैं, ये जो पिली होते हैं ना, ये पिली ये आपस में जुड़कर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इसी ट्यूब से जो डीएनए है वो इस बैक्टीरिया का इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक भाई, मतलब ये जो पिली है ये हेल्प करते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। ये जो पिली है ये किसमें हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन। और कौन सा रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन। ये भी याद रखना है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो जब कॉन्जुगेशन वाला रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, उसमें ये पिली हेल्प करते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर पिली पाए जाते हैं, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये पिली पाए जाते हैं उसे हम एफ पिली भी कहते हैं। ज़्यादातर ये जो पिली होती हैं ये आपके मेल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए इनको सेक्स पिली भी कहा जाता है। ठीक भाई, ये तो हमने बात कर ली किसकी, ग्लाइकोकैलेक्स की और पिली और फिम्ब्री की। चलो भाई और अंदर चलो, अंदर आओगे तो आपको एक लेयर और मिलेगी। चलो और अंदर आओ भाई तो आपको मिलेगी एक जो दूसरी लेयर, इसका नाम है सेल वॉल। सबकी जानी पहचानी है, सब जानते हैं सेल वॉल। देखो भाई मैंने आपको बताया था सेल वॉल के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और सुन लीजिए सिर्फ 3 ही प्रकार की सेल वॉल पाई जाती है। देयर इज ओनली 3 टाइप्स ऑफ सेल वॉल। कौन कौन सी, एक सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, जो पाई जाती है प्लांट के अंदर। एक सेल वॉल जो काइटिन की बनती है, जो पाई जाती है फंगस के अंदर। और तीसरी सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और वो पाई जाती है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये जो सेल वॉल है ये बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। यही है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पर लगा देता हूँ मैं IMP, बिल्कुल याद रखना इसको। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। इस पेप्टाइडोग्लाइकन में भी एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कभी कभी, इसके अंदर कौन सा अमाइनो शुगर पाया जाता है। अमाइनो शुगर का मतलब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसके अंदर मेनली 2 अमाइनो एसिड होते हैं जो शुगर के साथ मिलकर, अमाइनो एसिड और शुगर दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं अमाइनो शुगर। तो इसके अंदर 2 मेन अमाइनो शुगर हैं। वो अमाइनो शुगर कौन से हैं, एक है नाग और एक है नाम। इनके फुल फॉर्म क्या है, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। फिर से सुन लो, आप नोट कर लो, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इधर क्या है, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, बाकी का इस सेल वॉल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसको भी अपन एक अलग ही डायग्राम के मदद से इसको समझेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है जिसके अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो शुगर होते हैं, नाग और नाम। ठीक भाई, और अंदर आ जाओ, थोड़ा और अंदर चलोगे तो आपको एक लेयर और मिलेगी।
एक लेयर आपको और मिलेगी। इस लेयर का क्या नाम है? इस लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। भाई सेल मेम्ब्रेन तो सभी के पास होती है, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन ना हो। तो बैक्टीरिया के पास भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन किसी के भी पास हो, सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन एक जैसी ही होती है। मतलब यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनेगी? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की। ये लिविंग मेम्ब्रेन है। सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। और देखो भाई, ये जो सेल मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर भी बनाया है, एक को देख लेते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसने अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक आपका कॉइल जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, इसको कहते हैं मीसोसोम। इसे कहा जाता है मीसोसोम। इसका काम क्या होता है? इसके अंदर रेस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेस्पायरेटरी एंजाइम। भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज को तोड़कर। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए चाहिए एंजाइम। कौन से एंजाइम? रेस्पायरेटरी एंजाइम। तो इसके अंदर जो रेस्पायरेटरी एंजाइम है वो पाए जाते हैं मीसोसोम के अंदर। ठीक है भाई, इस पर क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ये जो मीसोसोम है ये किसकी तरह काम करता है? किस सेल ऑर्गेनेल की तरह काम करता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्लांट हो या एनिमल हो, उनके अंदर रेस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब ये मीसोसोम काम करता है एज अ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोटिक सेल और इन बैक्टीरियल सेल। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक भाई, और देखो और अंदर चलो तो अपन को यहाँ मिलेगा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट। कुछ याद आया? ये क्या है? ये है आपका सिंगल, एक ही बनाया है और एक ही होता है, सर्कुलर है। ठीक है भाई, सर्कुलर दिख रहा है, गोल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है। देखो दो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड है, और है क्या ये? डीएनए। ये पूरी टर्म याद रखना। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही डीएनए पाया जाता है, सिंगल, और वो भी कैसा होता है? सर्कुलर। और कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। तो सिंगल, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा और कोई डीएनए नहीं होता। तो ये जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, सिंगल, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस डीएनए में और यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में, मतलब हमारे वहाँ प्लांट के डीएनए में बहुत अंतर है। ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है, एक प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है। मेन क्या अंतर है वो देखो, एक तो ये हो गया सर्कुलर, जबकि यूकैरियोट का डीएनए कैसा होता है? लीनियर। आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का डायग्राम भी आप लोगों ने देखा होगा किताबों में। हम लोगों का ये किसका डीएनए है? प्लांट का और एनिमल का। प्लांट और एनिमल में ऐसा डीएनए होता है, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है? ये गोल। ये डीएनए किस प्रकार का है? लीनियर डीएनए है। ये कैसा है? लीनियर। मतलब इसके दो एंड होंगे, एक एंड यहाँ होगा, एक एंड यहाँ होगा। भाई कहीं ना कहीं तो ये खत्म हो रहा होगा। और ये कैसा होता है? सर्कुलर। इसका कोई एंड नहीं है, कोई इसके छोर नहीं है। ये जो लीनियर डीएनए होता है ना, इसके अंदर पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या पाए जाते हैं इसमें? हिस्टोन प्रोटीन। और ये लीनियर डीएनए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई न्यूक्लियर, यहाँ पर तो न्यूक्लियस ही नहीं है। जो डीएनए है वो इसी साइटोप्लाज्म में, ये क्या है भाई? ये बनाया मैंने इसका साइटोप्लाज्म। ये है इसका साइटोप्लाज्म। ये जो डीएनए है इसके साइटोप्लाज्म में ही रहता है। इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ये इस पर क्वेश्चन आता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? ये सब अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, अब भी इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी। बस इतना याद रखो कि हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है यूकैरियोटिक डीएनए के साथ। एक्चुअली में डीएनए जब क्रोमोसोम में बदलता है ना भाई, क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का। तो एक डीएनए क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनाता कैसे है? हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। अभी नहीं पढ़ना, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो डीएनए है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इसके डीएनए को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये है IMP। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल सेल के डीएनए को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। ये टर्म याद रखना, क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोइड। और भी बहुत सारे नाम है, इसको जीनोफोर भी कहते हैं, इसको प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोइड।
ठीक है भाई। और देख लो, ये क्या बना दिया मैंने, ये बनाया मैंने राइबोसोम। और कौन से राइबोसोम होते हैं इसके अंदर, 70S टाइप के। ये 70S टाइप में क्या होता है, 2 यूनिट होती हैं 50 + 30 की। अब आप बोलोगे सर 50 और 30 तो 80 होते हैं, 50 + 30 = 80, बट हियर इज 70। तो भाई यहाँ पर प्लस नहीं करना, ये अलग चीज़ होती है। ठीक है, राइबोसोम का अगला वीडियो शायद अपना सेल ऑर्गेनेल में राइबोसोम का ही आने वाला है, थोड़ा वेट करना आप। तो 70S 50 + 30S। ठीक है भाई, इस तरह का जो राइबोसोम होता है 70S वाला, इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है, 80S वाला। 2 ही प्रकार के होते हैं, 80S और 70S। 70S वाले को कहते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और देखो, अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, इस सेल मेम्ब्रेन में से एक स्ट्रक्चर निकलता है, ये एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं फ्लैजिला। इसका क्या काम हो सकता है भाई, ये फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट का। भाई एक बैक्टीरिया, अगर मान लो कोई बैक्टीरिया सरफेस पर है तो वो मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर बैक्टीरिया वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है, लिक्विड में है, तो वो बैक्टीरिया मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कैसे जाएगा, इसी फ्लैजिला से। ये फ्लैजिला जो होते हैं वो एक ही जगह पर रोटेट करते हैं। आपने सबमरीन देखी होंगी, जो पानी के अंदर जो जहाज होते हैं उनको सबमरीन कहते हैं। उनके अंदर भी इस तरह का गोल गोल घूमता है पीछे, वो जब पीछे से घूमेगा तो सबमरीन आगे की तरफ जाती है। ये एग्जैक्ट उस सबमरीन की मशीन की तरह काम करता है। ये फ्लैजिला अपनी जगह पर रोटेट होता है, इस डायरेक्शन में रोटेट होता है और आगे की तरफ ये बैक्टीरिया मूव करता है। तो ये फ्लैजिला है, इसका काम क्या है, मूवमेंट। ठीक है भाई, एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि फ्लैजिला किस प्रोटीन का बनता है। तो यहाँ पर होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये भी याद रखो कि फ्लैजिला किस प्रोटीन का बनता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। और देख लो भाई, अब ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। ये क्या होते हैं भाई, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। याद रखना, ये स्टोरेज फूड मटेरियल के काम में काम करते हैं, हालांकि मेन स्टोरेज फूड मटेरियल ये नहीं है। इनको कहते हैं वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। ये क्या करते हैं, जो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, ठीक है, और ये फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस को स्टोर करते हैं। इसके अलावा ये आरएनए को भी स्टोर करते हैं। ये याद रखना, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, फॉस्फेट और आरएनए को स्टोर करते हैं। और देखो, और फिर से बना दिया, ये क्या चीज़ है भाई, इनको कहते हैं पीएचबी। बड़ी गंदी स्मेल आती है इसमें से। पीएचबी, ये पीएचबी क्या होता है, ये होता है इसका मेन स्टोरेज, और कह सकते हैं अपन इनका मेन रिजर्व फूड मटेरियल। ये है इनका मेन रिजर्व फूड मटेरियल। कौन सा होता है, पीएचबी। पीएचबी का पूरा नाम क्या है, यही लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं पी से पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ये याद रखना, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। बैक्टीरिया के अंदर मेन रिजर्व फूड कौन सा होता है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, पीएचबी। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अपन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, और तो कुछ बचा नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया यहाँ पर, यहाँ देखते हैं। ये क्या बना दिया भाई, डीएनए जैसा ही। ये भी डीएनए जैसा ही होता है, लेकिन डीएनए नहीं होता। दिखने में डीएनए जैसा है लेकिन डीएनए नहीं होता। इसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किसका, बैक्टीरिया का। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो इस प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि ये जो प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या है, यही होता है। इसके अलावा कुछ और जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को कहते हैं क्या, प्लाज्मिड। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो प्लाज्मिड के बारे में, बाद में इसको हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया अपना बैक्टीरियल
सेल।